यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लास्ट रिवीजन लेक्चर, दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड है। अब एक चीज समझना, ये इक्वलाइजेशन लेवी है, ये 2016 में आया था। और इक्वलाइजेशन लेवी क्यों आया? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है फॉरेन की, जो फॉरेन नॉन रेजिडेंट है, जिनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं, लेकिन इंडिया से वो करोड़ों रुपए कमाते हैं और इंडिया में कुछ भी टैक्स नहीं भरते। तो उनसे कुछ ना कुछ टैक्स लेने के लिए हमने इक्वलाइजेशन लेवी लाया। जो बेप्स के एक्शन प्लान है, वो एक्शन प्लान में जो फर्स्ट एक्शन प्लान था, दैट इज रिलेटेड टू द डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल इकोनॉमी, और उसमें इक्वलाइजेशन लेवी का रिकमेंडेशन दिया था। और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो इक्वलाइजेशन लेवी लगाया। इंडिया पहला वर्ल्ड का कंट्री है जिसने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया। अब एक चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी इस टॉपिक में जितनी भी हम सेक्शन पढ़ेंगे, वो सब सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट की नहीं है, वो तुम्हारे फाइनेंस एक्ट 2016 की सेक्शन है। और फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू उन्होंने क्या किया? इक्वलाइजेशन लेवी लाया। क्योंकि होता क्या है कि जितने भी डीटीडब्ल्यू होते हैं, वो डीटीडब्ल्यू क्या करते हैं? आपके इनकम टैक्स एक्ट को तो ओवरराइड कर जाते हैं। तो डीटीडब्ल्यू इनकम टैक्स एक्ट को तो ओवरराइड कर जाते हैं, तो इसके लिए इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में चेंज नहीं किया। इन्होंने क्या किया? एक नया ही टैक्स लगाया, और वो नया टैक्स लगाया फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू। क्वेश्चन ये आता है, क्या फाइनेंस एक्ट के थ्रू कोई टैक्स लगा सकते हैं? आंसर इज यस। मैं बताऊं, इतने सालों तक जो सर्विस टैक्स चलता था जीएसटी से पहले, वो फाइनेंस एक्ट 1994 से लगता था। तो फाइनेंस एक्ट के थ्रू कोई भी नया टैक्स लगाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे ये इक्वलाइजेशन लेवी कहां लगता है? तो मैं बता दूं, इक्वलाइजेशन लेवी पूरे इंडिया में लगता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता। मींस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को छोड़ के बाकी सब जगह इक्वलाइजेशन लेवी है वो लगता है। अब इक्वलाइजेशन लेवी कहां लगता है, कैसे लगता है, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 165 जो है, दैट इज फाइनेंस एक्ट 2016 की। ये सेक्शन क्या बोलती है, समझने की कोशिश करना। इधर देखना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। ये सेक्शन बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है, एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे लिया है फेसबुक। कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है, दैट इज द फेसबुक। और ये फेसबुक क्या करता है? अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस देता है। एडवर्टाइजमेंट सर्विस किसको देता है? या तो कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है उसको, और इंडिया में पर्सन रेजिडेंट है, एग्जांपल के लिए बीबी वर्चुअल मैंने ले लिया। या फिर कोई दूसरा नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी है, और वो पी को सर्विस देता है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस, एग्जांपल के लिए गोडैडी। गोडैडी फॉर एन एग्जांपल यूएसए का कंपनी है, नॉन रेजिडेंट है, लेकिन उसका इंडिया में पी है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, यहां सेक्शन 165 जो सेक्शन है ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 की, ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है, नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पी नहीं है, दैट इज कॉल्ड फेसबुक। फेसबुक ने क्या किया? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया। किसको? या तो कोई पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट है उसको, दैट इज बीबी वर्चुअल, या फिर कोई दूसरा नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पी है उसको, एग्जांपल के लिए गोडैडी। तो इनको अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस दिया, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि फेसबुक को 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। जो फेसबुक है, वो फेसबुक क्या करेगा? 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। बट आपको क्या लगता है, क्या यहां पे जो ये फेसबुक है उससे हम जाके इक्वलाइजेशन लेवी ले सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी ताकत है कि हम जाएंगे फेसबुक के पास में और मार्क जकरबर्ग को बोलेंगे कि भैया तू 6% इक्वलाइजेशन लेवी भर दे? आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका कलेक्शन कैसे करवाया? तो सेक्शन जो 166 है ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 की, और वो सेक्शन ये बोलती है कि भैया इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को ये पे करेंगे। मींस ये लोग जब भी इसको पेमेंट करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसको? फेसबुक को, तो 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे और वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। कौन? या तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया या नॉन रेजिडेंट हैविंग पी इन इंडिया। अब एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी तभी लगेगा जब ये पर्सन, जब फेसबुक को पे कर रहे हैं, वो पूरे साल का मिला के 1 लाख रुपए से ज्यादा का है। मींस जो भी एडवर्टाइजमेंट सर्विस लिया उसके लिए जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो ही इक्वलाइजेशन लेवी काटना है। अगर वो अप टू 1 लाख है तो इक्वलाइजेशन लेवी काटने की जरूरत नहीं है। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल के बीबी वर्चुअल ने फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाया। हम बहुत बार फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, करवाते नहीं है, एग्जांपल के लिए, एडवर्टाइजमेंट की हमको जरूरत नहीं है करके, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो बीबी वर्चुअल ने क्या किया कि फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाया, और फेसबुक पे जो स्पॉन्सर एड चलते हैं ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, उस पे एडवर्टाइजमेंट करवाया, और हमने फेसबुक को पूरे साल में सिर्फ 90,000 रुपीज का पेमेंट किया, क्या इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा? आंसर इज नो।
दूसरी चीज, अगर मान लो हमने 2 लाख रुपीस का पेमेंट किया फेसबुक को, तो इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा? यानी आंसर इज यस, इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा 6% की रेट से, और काट के हमको गवर्नमेंट को 6% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी है वो जमा करवाना पड़ेगा। मींस कलेक्शन इन लोगों से होगा, ये लोग है ये गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ही आएगा इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को कब तक पे करना पड़ता है? देखो, अगले महीने की 7 तारीख, जैसे टीडीएस पे करते हैं वैसे ही अगले महीने की 7 तक पे करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है टीडीएस में तो क्या होता है कि मार्च का टीडीएस आप 30 अप्रैल तक पे करते हो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर मार्च का इक्वलाइजेशन लेवी है तो वो आपको 7 अप्रैल तक गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मींस जिस मंथ में इक्वलाइजेशन लेवी काटा उसके अगले मंथ के 7 तक है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा अगर ये नॉन रेजिडेंट जो है ना, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विस दे रहा है, इसका इंडिया में पी है। अगर मान लो फेसबुक का इंडिया में पी है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली लॉजिकल बात है, अगर फेसबुक का इंडिया में पी है और पी कोई सर्विस दे रहा है तो वो इंडिया में टैक्स भरेगा, ऐसे भी इनकम टैक्स भरेगा, तो इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत कहां है करके, ठीक है। वो ऐसे भी इंडिया में इनकम टैक्स भरेगा, इसलिए इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो इस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स इंडिया में भरेगा। एक और चीज समझना, इन लोगों ने जो सर्विस ली है वो सर्विस अगर बिजनेस या प्रोफेशन यूज किया है, मींस एडवर्टाइजमेंट सर्विस ली है वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्पस के लिए लिया है, तो ही इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, अदरवाइज इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, आपने फेसबुक पे ऐड दिलाया कि आपको पति चाहिए या पत्नी चाहिए, मींस हस्बैंड या वाइफ चाहिए, ठीक है, और उसके लिए 5 लाख रुपए का खर्चा किया। तो एडवर्टाइजमेंट आपने दिलाया है वो पर्सनल पर्पस का है, वो बिजनेस प्रोफेशन पर्पस का नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए नहीं है, तो वहां पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। तो मैंने क्या बोला, इक्वलाइजेशन लेवी कहां कहां नहीं लगेगा। एक तो मैं बताऊं कि इन्होंने जो सर्विस ली है वो अगर अप टू 1 लाख रुपीस है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में पी है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। तीसरा, अगर मान लो जो सर्विस ली है वो बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज नहीं की है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे बोलो, आपको समझा कि नहीं समझा? आपको समझा या नहीं समझा? आंसर इज यस सर, हमको समझा। अब एक और चीज समझना, ये तो 2016 से चला आ रहा था, इस बार एक नया फंडा और आया। इस बार एक नया फंडा और आया और इस साल से एक नई सेक्शन और डाली गई लॉ में, दैट इज द सेक्शन 165A ऑफ फाइनेंस एक्ट 2016। और इक्वलाइजेशन लेवी के स्कोप को बढ़ाया गया और इन्होंने बोला कि जो ऐसे नॉन रेजिडेंट है जिनकी कोई वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, और वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में कोई गुड्स वगैरह बेचते हैं, सर्विस वगैरह बेचते हैं, तो उनको भी इक्वलाइजेशन लेवी अभी पे करना पड़ेगा। तो इस साल से, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से, आपका 1 अप्रैल, ये असेसमेंट ईयर वर्ड नहीं है यहां पे, आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से इन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी के स्कोप को बढ़ा दिया गया। अब ये इक्वलाइजेशन का स्कोप कैसे बढ़ाया? 1 अप्रैल 2020 से @2% इक्वलाइजेशन लेवी और लगाया। किस पे लगाया, समझने की कोशिश करना। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यारा एक एग्जांपल बनाया है और इस एग्जांपल पे ध्यान देना, इजीली आपको समझ जाएगा। देखो, लॉ मेकर्स इस साल से इन्होंने क्या डाला, समझने की कोशिश करना। तो 1 अप्रैल 2020 से इक्वलाइजेशन लेवी और इसको एक्सपांड किया गया स्कोप को, और इन्होंने बोला कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इंडिया में पीई नहीं है। अब एक चीज समझना, ये नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर किसको बोलेंगे? जिसके पास कोई पोर्टल है, जिसके पास कोई वेबसाइट है, जिसके थ्रू वो गुड्स या सर्विस सेल करता है। या तो वो खुद का बनाया गुड्स या सर्विस सेल करता है या किसी और को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एग्जांपल के लिए आप अलीबाबा ले सकते हो, एग्जांपल के लिए आप ईबे ले सकते हो, एग्जांपल के लिए आप अमेजोन ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो देखो बेटा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इंडिया में पी नहीं है, नॉट हैविंग पी इन इंडिया, एग्जांपल के लिए अलीबाबा, और वो क्या करते हैं, गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं किसको, और कंसिडरेशन रिसीव करते हैं किससे, किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। यहां पे पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? एग्जांपल के लिए आप ले लो बीबी वर्चुअल। तो जैसे बीबी वर्चुअल वाले, हमने क्या किया कि अलीबाबा एक वेबसाइट है, अलीबाबा से हमने कोई गुड्स परचेज किया और अलीबाबा को हमने पेमेंट किया, तो अलीबाबा को कंसिडरेशन किससे रिसीव हो रहा है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो उस पे अलीबाबा को इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 2% की रेट से। यहां पे 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैं आपको नई सेक्शन पढ़ा रहा हूं, ये सेक्शन कौन सी है आपकी? 165A करके, और 165A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016 वाली ये सेक्शन है। ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है, नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एग्जांपल के लिए मैंने लिया अलीबाबा, वो क्या करते हैं,
अपने पोर्टल से गुड्स या सर्विस सेल करते हैं और कंसिडरेशन रिसीव करते हैं किससे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, एग्जांपल के लिए बीबी वर्चुअल, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि यहां पे भैया इक्वलाइजेशन लेवी अलीबाबा को पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर अलीबाबा को कंसिडरेशन रिसीव होता है किससे, एनी पर्सन हु बाय यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया, कोई भी पर्सन जो है, कोई भी पर्सन हो सकता है, वो रेजिडेंट होगा तो लगेगा ही लगेगा, कोई भी पर्सन हो सकता है जो इंडिया का आईपी एड्रेस यूज करके अगर उस वेबसाइट से कोई भी गुड्स या सर्विस है वो बाय करता है, तो उस केस में क्या होगा, यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, आपको पता है हमारे ट्रंप जी जो है वो नमस्ते ट्रंप के लिए इंडिया आए थे, तो फॉर एन एग्जांपल अलीबाबा एक चाइनीज वेबसाइट है, वो चाइना का वेबसाइट है। अब हुआ क्या कि ट्रंप जब इंडिया में थे, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में थे जब नरेंद्र मोदी जी के साथ, तब मान लो उनकी जो बेटी है वो मान लो फॉर एन एग्जांपल यूएसए में थी, और बेटी ने बैठे बैठे बोला कि पापा मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर लो, तो पापा यहां इंडिया में बैठे बैठे, जो ट्रंप है वो इंडिया में बैठे बैठे यूएसए के लिए चाइनीज वेबसाइट से कुछ ऑर्डर करते हैं। अब देखो चाइनीज वेबसाइट है वो सप्लाई कर रही है और वहां यूएसए में सप्लाई हो रहा है, लेकिन ट्रंप ने जो ऑर्डर किया मोबाइल से वो आईपी एड्रेस इंडिया का यूज किया था, उस टाइम आईपी एड्रेस इंडिया का यूज किया था, तो उस पे भी अलीबाबा को इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा इंडिया में 2% की रेट से। या फिर ये अलीबाबा को किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से पैसा मिलता है, और वो दूसरे नॉन रेजिडेंट से किस चीज का पैसा मिलता है पता है, उस दूसरे नॉन रेजिडेंट को या तो सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी है, और वो एडवर्टाइजमेंट विच टारगेट कस्टमर रेजिडेंट इन इंडिया, मींस इंडिया में रेजिडेंट कस्टमर को टारगेट करता है वो एडवर्टाइजमेंट, या फिर एक्सेस एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी लोकेटेड इन इंडिया, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सेस किया जा रहा है वो इंडिया के आईपी एड्रेस से किया जा रहा है, या फिर वो अलीबाबा जो नॉन रेजिडेंट है जिसका इंडिया में पी नहीं है, वो दूसरे नॉन रेजिडेंट को क्या करता है, डेटा सेल करता है। और वो डेटा कहां से कलेक्ट किया था अलीबाबा ने पता है, एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मींस पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, उनसे डेटा कलेक्ट किया था, या जो आईपी एड्रेस है वो इंडियन आईपी एड्रेस यूज करके वो डेटा कलेक्ट किया था और वो डेटा सेल करता है, तो उस केस में जो भी कंसिडरेशन यहां पे अलीबाबा को मिलेगा, अलीबाबा को उस पे 2% की रेट से गवर्नमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी पे करना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैंने क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैं आपको एक नई सेक्शन सिखा रहा हूं, दैट इज द सेक्शन 165A ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2016, एंड ये सेक्शन कब से आई है, 1 अप्रैल और 2020 से आई है। अब ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है एंड नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका इंडिया में पी नहीं है, एग्जांपल के लिए आप ले लो अलीबाबा करके, ठीक है, अलीबाबा जो है उसको कंसिडरेशन रिसीव्ड होता है ई कॉमर्स सप्लाई करने से या ई कॉमर्स सर्विस सप्लाई करने से, और कंसिडरेशन किससे रिसीव होता है, या तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से, या फिर मान लो एनी पर्सन जो कि कोई भी गुड्स या सर्विस बाय कर रहा है इंडिया के आईपी एड्रेस से, या किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, और वो दूसरे नॉन रेजिडेंट से किस चीज का हो रहा है पता है, यहां पे इस अलीबाबा ने क्या किया था, एडवर्टाइजमेंट सेल किया था, और वो एडवर्टाइजमेंट इंडियन रेजिडेंट कस्टमर को टारगेट करता है, या वो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सेस है वो इंडियन आईपी एड्रेस से एक्सेस हो रहा है, या फिर मान लो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से अलीबाबा को पैसा मिलता है किस चीज का, अलीबाबा ने उसको डेटा सेल किया और वो डेटा जो है वो इंडियन रेजिडेंट पर्सन से कलेक्ट किया था या इंडिया के आईपी एड्रेस से वो डेटा कलेक्ट किया था, उसका पैसा मिलता है, तो बेटा अलीबाबा को यहां पे 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, उसमें तो क्या था, अपन ने जो पहले देखा फेसबुक वाला एग्जांपल, जो ये वाला एग्जांपल था, इसमें तो मैंने क्या बोला था, ये लोग इक्वलाइजेशन लेवी काट के गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे, बट इसमें क्या है बेटा, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा ना, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है अलीबाबा, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को 2% की रेट से इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगा। ये जो अलीबाबा है, ये अलीबाबा 2% की रेट से गवर्नमेंट को इक्वलाइजेशन लेवी पे करेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा कब, 3 केसेस में इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज द 165A में 3 केसेस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। पहला तो अगर इसने जो ये नॉन रेजिडेंट जो है अलीबाबा, इसको जो कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रहा है यहां रेजिडेंट पर्सन से या नॉन रेजिडेंट जिसने इंडिया का आईपी एड्रेस यूज किया था, या फिर ये नॉन रेजिडेंट, ये जो कंसिडरेशन रिसीव्ड हो रहा है ये पूरे साल का मिला के अप टू 2 करोड़ है करके, ठीक है, मींस 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो ही इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, अगर अप टू 2 करोड़ है तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। दूसरी चीज, अगर इक्वलाइजेशन लेवी ऑलरेडी सेक्शन 165 में कवर हो चुका है, 165 में वो फेसबुक वाले एग्जांपल में अगर उधर कवर हो चुका है तो यहां पे इक्वलाइजेशन लेवी है वो नहीं लगेगा। और तीसरा, अगर ये नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में पी है तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। बेटा जब पी है तो वो सीधा इंडिया में इनकम टैक्स भर देंगे, उसको इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की जरूरत क्या थी।
तो अगर उसका इंडिया में पीई है तो उस केस में इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो जो मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू बताया अलीबाबा वाला, वो सब यहां पे दे रखा है, वो सब यहां पे दे रखा है। आप उसको एक बार रीड करोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। या ई कॉमर्स क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास में क्या होता है, जो नॉन रेजिडेंट है, जिसके पास ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, अगर मैनेज करता है जो कि सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस वगैरह है, वैसा कोई प्लेटफॉर्म मैनेज करता है। और ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस का मतलब क्या होता है, या तो खुद का गुड्स जो बनाया वो सेल करता है, जैसे अलीबाबा खुद गुड्स बनाता है वो सेल करता है, या फिर खुद सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर किसी और का गुड्स या सर्विस है उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड योर ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो आपको मैं एक बात बताऊं, इस फेसबुक वाले एग्जांपल में कितना इक्वलाइजेशन लेवी था, 6% की रेट से था, और ये लोग काटते थे करके, ठीक है। और यहां पे बेटा इस सेक्शन में आपका 2% इक्वलाइजेशन लेवी है, और अलीबाबा जो है वो गवर्नमेंट को 2% इक्वलाइजेशन लेवी है वो पे करेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, जैसा मैंने आपको बताया पहला फेसबुक वाला एग्जांपल कि सर कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी कैसा होगा सेक्शन 165 के केस में, तो मैं बताऊं आपको सेक्शन 165 के केस में इक्वलाइजेशन लेवी का जो कलेक्शन और रिकवरी है वो बीबी वर्चुअल या गोडैडी जो इंडिया में है जिसका पी, वो लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे 6% की रेट से। और वो तभी पे करना है जब स्पेसिफाइड सर्विस जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट का सर्विस लिया वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है इन अ प्रीवियस ईयर। अब कब तक जमा करवाना है, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवाना है करके, ठीक है। अगर मान लो इक्वलाइजेशन लेवी है आपने नहीं काटा तो आपकी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। इक्वलाइजेशन लेवी यहां बीबी वर्चुअल से या गोडैडी ने नहीं काटा तो उनकी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। और अगर 7 तारीख तक आपने नहीं जमा करवाया तो 8 से आपको क्या लगेगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा सेक्शन 170 बोलती है। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि सेक्शन 166 ए बात करती है 165 ए की, अलीबाबा वाला। जो अलीबाबा है वो इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को कब तक जमा करवाएगा, तो बेटा वो क्वार्टरली जमा करवाना पड़ेगा। जैसे ही आपका क्वार्टर एंड हो जाता है उस क्वार्टर एंड के बाद में 7 डे के अंदर अंदर, तो पहला क्वार्टर 30 जून को एंड होगा तो आपको 7 जुलाई तक जमा करवाना पड़ेगा। दूसरा क्वार्टर है 30 सितंबर को एंड होगा तो आपको 7 अक्टूबर तक जमा करवाना पड़ेगा। दिसंबर में एंड होगा उसके लिए 7 जनवरी को, और जो मार्च में एंड होगा उसके लिए 31 मार्च तक ही जमा करवाना पड़ेगा। यहां पे एक चीज समझना, जो मार्च में क्वार्टर एंड हो रहा है उसके लिए आपको 31 मार्च तक ही जमा करवाना पड़ेगा, ये आपको याद रखने का है, ठीक है। तो जैसे ही क्वार्टर एंड हुआ उस क्वार्टर एंड के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इक्वलाइजेशन लेवी है वो अलीबाबा को जमा करवाना है, लेकिन मार्च वाले क्वार्टर का 31 मार्च तक ही आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या फिर इक्वलाइजेशन लेवी आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो कितना पेनल्टी लगेगा। तो देखो सबसे पहली चीज अपन बात करते हैं 165 सेक्शन की, कि 165 में जो बीवी वर्चुअल्स या गोडैडी का इंडिया में पी था उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी काटा ही नहीं। तो काटा ही नहीं तो सबसे पहले तो आपको अपनी जेब से इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है। पहली बात तो आपको अपनी जेब से इक्वलाइजेशन लेवी पे करना, और दूसरी चीज क्या होगा पता है, दूसरी चीज क्या होगा कि भैया आपको पेनल्टी लग सकता है। कितना पेनल्टी लगेगा, जितना आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा उतना का उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा, जितना आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा उतना का उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा बट गवर्नमेंट को जमा ही नहीं करवा रहे हो, बीबी वर्चुअल या फिर तुम्हारा जो बीबी वर्चुअल है या फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं गोडैडी ने, उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी फेसबुक का काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे हो, तो पहली चीज तो आपको वो इक्वलाइजेशन लेवी है वो पे करना पड़ेगा, उसके साथ इंटरेस्ट लगता है वो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और पेनल्टी लगेगा हर दिन का 1000 रुपया, एवरी डे का 1000 रुपीज का आपको पेनल्टी लगेगा। और पेनल्टी जो आपको लगेगा वो जब तक आपका फेलियर कंटिन्यू है तब तक पेनल्टी लगेगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पेनल्टी का अमाउंट जो है वो पेनल्टी का अमाउंट आपके इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, जब आपने काटा है बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। तो देखो मेरी तरफ देखो, जो 165 का इक्वलाइजेशन लेवी था, अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा, फॉर एन एग्जांपल आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा ही नहीं, अगर काटा ही नहीं तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी पे करना है और उतना का उतना आपको पेनल्टी लग सकता है। दूसरा, आपने काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवा रहे हो तो इक्वलाइजेशन लेवी तो आपको पे करना पड़ेगा, हर दिन का 1000 रुपए का पेनल्टी लगेगा, और वो भैया जब तक आपका फेलियर है तब तक लगेगा, लेकिन वो इक्वलाइजेशन लेवी के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक चीज समझना, जो अलीबाबा वाला केस है, अलीबाबा ने अगर इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो उस केस में बेटा इक्वलाइजेशन लेवी आपको पे करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी लगेगा 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, और उसके साथ 100% ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, जो अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी जो है जितना आपने पे नहीं किया उतना का उतना आपको पेनल्टी लग जाएगा। अब एक चीज समझना, हर साल आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।
इक्वलाइजेशन लेवी का आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है रिटर्न कौन फाइल करेगा, तो पहले वाले केस में बीबी वर्चुअल और तुम्हारा गोडैडी वो रिटर्न फाइल करेंगे और दूसरे वाले केस में अली बाबा जो है वो खुद रिटर्न फाइल करेगा। सर रिटर्न कब तक फाइल करना पड़ेगा, तो जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 30 जून तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर कंप्लीट होने के बाद 30 जून तक आपको रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर 1। अब एक बात समझना सर, जो रिटर्न आपने मान लो फाइल ही नहीं किया या फिर फाइल किया लेकिन उसमें कुछ ओमिशन हो गया, मिस्टेक हो गया, तो क्या सर हम बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट रहेगा 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्विस वाज प्रोवाइडेड। मींस जिस ईयर में सर्विस प्रोवाइड किया था या ई कॉमर्स सप्लाई किया था अलीबाबा ने, उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर है वो आप रिवाइज रिटर्न है या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस भेज देता है और बोलता है कि आप रिटर्न फाइल करो। जैसे 142(1) का नोटिस उधर आता था ना इनकम टैक्स में, वैसा ही आपको नोटिस भेज के बोल सकता है कि आप रिटर्न फाइल करो। तो अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा और बोला रिटर्न फाइल करो, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। वो नोटिस सर्व हुआ उसके बाद में। अब एक और चीज समझना, आप जो रिटर्न फाइल करोगे उसकी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग जो होगी मींस इंटीमेशन जनरेट होकर आएगी और वो इंटीमेशन आपको मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है इंटीमेशन कब तक मिलेगी, तो यहां पे प्रोसेसिंग होने के बाद अगर कोई अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है तो वो चेंज होने के बाद आपको इंटीमेशन मिलेगी। इंटीमेशन हैज टू बी सर्व विद इन 1 ईयर, मींस सेंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वाज फाइल्ड। तो जब आपने रिटर्न फाइल किया था उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन मिल जाएगी करके, ठीक है। और अगर मान लो वहां पे कोई डिमांड नोटिस वगैरह आपका इंटीमेशन के हिसाब से आता है तो वो तुमको फॉर्म नंबर 2 में आएगा और वहां पे डिमांड नोटिस जो भी है उसको आपको पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ही आता है कि अगर मान लो तुम्हारा इंटीमेशन में कोई भी मिस्टेक है तो क्या उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं? आंसर इज यस। सेक्शन 169 बोलती है कि अगर मान लो इंटीमेशन में कोई मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है तो उसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है, बट रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट क्या रहेगा, दैट इज द 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन शॉर्ट टू बी अमेंडेड वाज इशूड। मतलब जिस ईयर में इंटीमेशन इशू हुआ था उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकता है, या तो सुओ मोटो हो सकता है या फिर एसएससी एप्लीकेशन करता है तो भी रेक्टिफिकेशन हो सकता है। अब एक और चीज समझना, आपको जो रिटर्न 30 जून तक आपको फाइल करना है रिटर्न, जो इसका अगर रिटर्न आप 30 जून तक फाइल नहीं करते हो, अगर आप रिटर्न 30 जून तक फाइल नहीं करते हो और आप लेट करते हो, या तो 30 जून तक फाइल करना है, उसके बाद अगर मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर ने आपको आईटी इनकम टैक्स ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा कि रिटर्न फाइल करो और आपको 30 डेज में फाइल करना पड़ता है, बट अगर आप डिले करते हो तो आपको हर दिन का 100 रुपए का पेनल्टी लगेगा। हर दिन का आपको 100 रुपए का पेनल्टी है, वो 100 रुपए का पेनल्टी लगेगा। लेकिन जो ये पेनल्टी यहां मैंने बताई है वो पेनल्टी आपकी वेव हो सकती है करके, अगर सफिशिएंट कॉज है तो पेनल्टी वेव हो सकती है। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्या होता है कि भैया आपका जो भी इंटीमेशन आया था और उस इंटीमेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में आप अपील में जा सकते हो। और पहली अपील कहां पे होगी, आपकी सीआईटी अपील होगी। जैसे ही आपको जो ऑर्डर मिलता है, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ द असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आएगा पेनल्टी को लेके, मींस पेनल्टी लगाई गई तो पेनल्टी का आपको ऑर्डर मिलेगा। असेसिंग ऑफिसर का आपका पेनल्टी का ऑर्डर आएगा और वो ऑर्डर जब आता है तो उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में आप सीआईटी अपील में जा सकते हो। और सीआईटी अपील में जाने के लिए आपको 1000 रुपए का फीस पे करना पड़ेगा। और जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप सीआईटी अपील फाइल करोगे और फॉर्म नंबर 3 में आपको फाइल करना पड़ेगा। बाकी सीआईटी अपील कैसे होगा, जैसा इनकम टैक्स में होता था वैसे का वैसे होगा। उसके बाद सीआईटी अपील का ऑर्डर आया और उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस केस में आप आईटेट में जा सकते हो। आईटेट में एप्लीकेशन करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 4 होगा और आईटेट में भी 1000 रुपया लगेगा। और जिस दिन आपको सीआईटी अपील का ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 60 डेज के अंदर अंदर आप आईटेट में जा सकते हो। अब एक चीज समझना, आपने कोई भी अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया है करके, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ लाइक जेल भी हो सकती है और 3 साल तक आपको जेल में डाला जा सकता है। उसके बाद एक सेक्शन होती है 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1B और ये सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन है, ये फाइनेंस एक्ट की सेक्शन नहीं है। अब एक बात समझना, ये सेक्शन ये बोलती है, ये सेक्शन लगेगी बीबी वर्चुअल के लिए एज वेल एज द गोडैडी के लिए। तो बीबी वर्चुअल्स गोडैडी है, उन्होंने अगर फेसबुक को पेमेंट किया और इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या इक्वलाइजेशन लेवी काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, या तो इक्वलाइजेशन लेवी काटा ही नहीं या फिर इक्वलाइजेशन लेवी काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो 100% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउड हो जाएगा। जो 100% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो अलाउ नहीं होगा। 100% ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, अगर सब्सिक्वेंट ईयर में इक्वलाइजेशन लेवी काटा या फिर काटा करंट ईयर में बट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद में आपने जमा करवाया, तो जिस ईयर में आप इक्वलाइजेशन लेवी गवर्नमेंट को जमा करवाओगे उस ईयर में आपको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है वो अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, सेक्शन 1050 क्या बोलती है, 1050 ये बोलती है कि भैया
अगर जब इक्वलाइजेशन लेवी ऑलरेडी कट चुका है या आपने इक्वलाइजेशन लेवी ऑलरेडी पे कर चुके हो तो उस केस में जो भी आपकी इनकम है वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। अगर इक्वलाइजेशन लेवी लग चुका है तो फिर वापस से उस पर कोई इनकम टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज समझना, एक इसमें प्रॉब्लम हो गई है लॉ में प्रॉब्लम ये हुई है कि इक्वलाइजेशन लेवी जो है, जो अलीबाबा वाले में इक्वलाइजेशन लेवी है वो 1 अप्रैल 2020 से आया, लेकिन इस सेक्शन में डेट लिख ली उन्होंने 1 अप्रैल 2021। तो गड़बड़ कैसे हो गया, उधर बोल रहे इक्वलाइजेशन लेवी 1 अप्रैल 2020 से और यहां पे इन्होंने 1 अप्रैल 2021 लिखा है। लेकिन डोंट वरी, जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया है जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें उन्होंने फिर अमेंडमेंट करके और यहां पे भी उन्होंने 20 कर दिया है। तो एक क्लरिकल मिस्टेक है वो एक्ट में हो गई थी। ठीक है, चलो, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर इक्वलाइजेशन लेवी वाला टॉपिक। अब एक बात समझना, आपके लास्ट के 3 टॉपिक और बाकी है, एक तो बैप्स वाला, एक टैक्स ट्रीटी वाला करके, ठीक है, और एक और तुम्हारा, एक तो बैप्स वाला, एक टैक्स ट्रीटी वाला और एक मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला। अब एक चीज समझना, वो 3 टॉपिक है, उनके रिवीजन लेक्चर मैंने डाले हुए हैं मई नवंबर 2020 वाले में जाके, और उस प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बट वो अगर आप छोड़ के भी चले जाते हो, सिर्फ जो बुक में दे रखा है उसको एक बार फटाफट आप रीड कर लेते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे आपके रिवीजन लेक्चर है वो कंप्लीट होते हैं। टोटल 14 रिवीजन लेक्चर है। 14 तो इसके लिए हो गए, होते तो 12-13 ही, बट मैंने क्या किया, क्योंकि मेरे को 13 नंबर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं 14 तक लेके आया। अब एक और चीज बताऊं आपको, सच में रिवीजन लेक्चर देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। आपको पता नहीं है, लेकिन इसमें एफर्ट लगता है बहुत ज्यादा, बिकॉज एक तो बहुत फास्ट फास्ट बोलना पड़ता है, ब्रेक ले नहीं सकते हैं, और एक साथ में है वो आपको काफी चीजें है वो रिवाइज करवानी पड़ती है। सो बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको हर बार जैसे मैं बोलता हूं, मैं इस बार भी बोलूंगा कि टाइम बहुत कम है भैया, और अभी आप पढ़ाई करने लग जाओ करके, ठीक है। अब कितने दिन बचे हैं एग्जाम के, कुछ ऐसे दिन बचे हैं जो आप ऐसे फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, इतने से दिन बचे हैं, और आप सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई में लग जाओ। और मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने जितने भी लेक्चर डाले, कभी आपको ना तो शेयर करने के लिए बोला है, ना कभी आपको मैंने लाइक करने के लिए बोला है, ना मैंने आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला है। बट तो भी अगर आपको रिवीजन लेक्चर अच्छे लगे हैं तो आप लाइक कर लो, आप सब्सक्राइब कर लो, आप शेयर कर लो। सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ नया आता है तो मैं ऑलरेडी कुछ वीडियो उसके लिए अपलोड करता हूं जब भी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब एक और चीज समझना, लाइफ जो है ना, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा कब लगता है पता है, जब कोई बच्चे पास होते हैं, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। वी आर लाइक योर पेरेंट्स। जब आप पास होते हो तो आपके पेरेंट्स को कितना अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा हमको भी लगता है। तो भैया अब आप पढ़ाई ढंग से चालू कर दो, बाकी सब चीजें छोड़ो करके, ओनली एंड ओनली आपके पास सिर्फ पढ़ाई है। 2-3 काम ही लाइफ में है, पढ़ना है, सोना है, खाना पीना है, बस, और कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ आपकी लाइफ में पढ़ाई होनी चाहिए एग्जाम तक। बिकॉज एक बात बताओ, देखो सीए कौन करता है, जहां तक मैंने देखा है सीए वो वाले लोग करते हैं जो मिडिल क्लास के लोग हैं हमारे जैसे करके, ठीक है, या जो लोअर मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं वो हम लोग सीए करते हैं। बिकॉज हमको पता है सीए में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, सिर्फ मेहनत ही करनी है और वो मेहनत हम कर सकते हैं। तो भैया मैं बताऊं, अपनी लाइफ को सच में कुछ अलग करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो प्लीज आप पढ़ाई करके और पास हो जाओ। और ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, रिजल्ट 10% ही रहने वाला है। रिजल्ट है वो 10-15% ही रहने वाला है। वो 10-15% में अपने को आना है तो ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा तो देना पड़ेगा। बिकॉज पढ़ तो सब रहे, आप सीए फाइनल में देखो हर बच्चा पढ़ रहा है करके, ठीक है, लेकिन वो सब पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपने को अलग करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आपको उस 10% में आना है तो। और मैं बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है ना जब बच्चे पास होते हैं। मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रैंक आती है लास्ट के, अगर मैं जनवरी और आपके नवंबर वाले एग्जाम की बात करूं तो 100 स्टूडेंट अप्रोक्स ऐसे थे जिनकी रैंक आई करके। बट रैंक आती है वो एक भगवान का अलग दिमाग होता है, लेकिन बहुत मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है जब ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 साल 5 साल से अटके हुए हैं, कोई 6 साल से अटका हुआ है, कोई 7 साल से अटका हुआ है, और उनके जब मैसेज आते हैं या कमेंट जब मैं पढ़ता हूं, सच में एक अलग ही चीज फील होती है कि नहीं यार, ये लोग पास हुए वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो भैया एक बात बताऊं, और वो सिर्फ पढ़ने से हो सकता है, बाकी कोई यहाँ पे सेटिंग नहीं होती, कोई इंस्टीट्यूट में किसी की कोई पहचान वगैरह नहीं होती, कोई नहीं होता है भैया। अल्टीमेटली आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें हो सकती है। और इस दुनिया में मैं बताऊं, आपकी फैमिली, मेरी फैमिली जो थी उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम थी। जब मैं सीए बना उस दिन मैं आपको बताऊं, मेरे घर वालों के पास 50 लाख रुपए का लोन था।
हमने 50 लाख रुपए के करीब लोन ले रखा था, लोन लिया बहुत कम था लेकिन उसका इंटरेस्ट वगैरह बढ़ते बढ़ते 50 लाख के करीब लोन हो गया था करके, ठीक है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बिकॉज क्या होता है ना, जब आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है घर में, तो आपकी किसी की भी मतलब पूरे दिन आपका थॉट वही रहता है कि आप इसको कैसे उतारोगे। और लोगों से अगर आपने पैसे ले रखे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है आपके लिए। मतलब आपको सोशल इमेज की पड़ी रहती है, आपको बहुत सारी चीजें हैं, आपने किसी से पैसे लिए हैं, आपने उसको बोला हुआ है कि हम आपको पैसे वो रिटर्न करने वाले हैं, तो बड़ी दिक्कतें होती है फैमिली में। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, मैं बताऊं, फटाफट आप सीए बन जाओ। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, मेरी जैसी फैमिली है, जैसे आप लोगों की भी फैमिली है, तो ऑब्वियसली ये चीजें होती है और ये नॉर्मल है अपनी सोसाइटी में। सो गाइज, इसका एक ही सॉल्यूशन है। आप अगर सच में अपने घर वालों को सच में कुछ अपना एज वेल एज अपने घर का कुछ ढंग का करना चाहते हो, तो प्लीज आप पढ़ाई कर लो। और पढ़ाई ऑब्वियसली आप कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप पढ़ाई नहीं करते हो। आप यार इस लेवल पे आके पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे, बट आप ढंग से पढ़ाई करो। और थोड़ी देर मतलब आपको है ना, वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वो मोबाइल में मैसेज आते रहेंगे, वो बजता रहेगा मोबाइल, आपको नहीं देखना है। वो मोबाइल को दूर रखना है। आप जब तक पढ़ रहे हो 10 घंटे, तब तक आप मोबाइल तक देखो ही मत, भले कुछ भी हो जाए, किसी का भी कॉल आ जाए, किसी का भी मैसेज आ जाए, आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई करना है। अगर ऐसा कुछ जब आप कॉन्फिडेंस रखोगे, ऐसे को अपने आप को किसी कंफर्ट जोन से बाहर रखोगे, तभी जाके चीजें हैं वो बदल सकती है, तभी जाके चीजें हैं वो सही हो सकती है। सो थैंक्स अलॉट पीपल, मैंने इतने सारे लेक्चर में आपको रिवाइज कराया। मैं बताऊं, हम जब रिवाइज करवा रहे हैं तो बहुत बार बोलते टाइम हो सकता है कहीं 10,000 की जगह मैंने 15,000 बोला हो, या 10,000 की जगह 1 लाख बोला हो। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज क्या होता है, हम लोग भी इंसान हैं। जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान तो है नहीं कि हम सब चीजें सही बोल दे। बहुत बार गलती हो जाती है बोलने में, सो सॉरी फॉर दैट। बट गाइस, प्लीज 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 आप पढ़ाई करो, बिकॉज आप पास होंगे तो मैं पास होऊंगा। अगर आप पास नहीं हुए ना, तो मैं भी पास नहीं हुआ। भैया, मेरा पास होना आपके पास होने से जुड़ा हुआ है। प्लीज आप मेरे लिए पढ़ लो ना, ढंग से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, और कुछ अच्छा कर लो और ढंग का कर लो, ठीक है। थैंक्स अलॉट पीपल। और जब भी आप सीए बनोगे तो अपन मिलने वाले हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी सीए बनेंगे तब अपन पक्का वाला मिलने वाले हैं। पक्का वाला, जब भी आप मुंबई आओगे अपन लोग मिलेंगे और पार्टी करेंगे और मस्त वाला सेलिब्रेशन करेंगे। थैंक्स अलॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।